हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग का डिस्कस पहले अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पर चल रहा है। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कूलाम के नियम के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ बातें हुई वहाँ पर। आज के लेक्चर में हम जो है इन आवेशों पर लगने वाले बलों की तुलना करेंगे। वैद्युत आवेश पर लगने वाले बलों की तुलना, माध्यम में जो हमारा बल लग रहा है आवेशों के बीच, निर्वात में वह उनकी तुलना करेंगे। यानी कहने का मतलब है वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल की तुलना। देखिए यहाँ पर कहा गया वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल की तुलना। यानी यहाँ पर हमें वैद्युत आवेशों के बीच जो बल लग रहा है उनकी तुलना करनी है। तो आपको बताया गया है निर्वात में आवेश जो है निर्वात में रखे जाएंगे। तो जब दोनों आवेश निर्वात में रखे हों तब बल कितना लग रहा है, जब वही आवेश जो हमारे दोनों आवेश हैं वह माध्यम में रखे गए हों। कूलाम के नियम आपको बताया गया है, दो स्थिर बिंदु आवेश लेते हैं। एक हम लोग Q1 लिए थे, दूसरा क्या लिए थे, Q2 लिए थे। Q1 एवं Q2 लिया गया था। तो कहा जा रहा है कि वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल की तुलना करनी है हमें। जब दोनों आवेश निर्वात में हों तब इनके बीच कितना बल लग रहा है। जब दोनों आवेश निर्वात में हों तो आपको बताया गया है कि F निर्वात को जनरली हम एयर वायु मान सकते हैं, वायु को भी हम जनरली निर्वात मान लेते हैं। वैसे एग्जैक्टली देखा जाए तो निर्वात का मतलब होता है सीधा कि माध्यम विहीन प्लेस, जहाँ कोई भी माध्यम ना हो। निर्वात बिल्कुल माध्यम विहीन स्थान ही हमारा निर्वात होता है। तो जनरली वायु को भी हम जो है यहाँ पर निर्वात मान लेंगे। तो वायु में या निर्वात में जो हमारा वैद्युत बल मिलता है वो कितना मिलता है, तो आपको बताया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यह वैल्यू आपको बताइए। इसे इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर ले रहे हैं। जब यही दोनों आवेश जो है माध्यम में रखे हों, जब दोनों आवेश कहाँ रखे हों, माध्यम में रखे हों, जब दोनों आवेश माध्यम में हों तब हमें क्या मिल जाएगा, F मीडियम दिखा दे रहे हैं। मीडियम में फोर्स जो हमारा स्थिर वैद्युत बल मिलेगा वह क्या मिलेगा, Fm इज इक्वल टू लिख देंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के शामिल हो जाएगा इसमें, कैपिटल के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यह हमारा इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। हम दोनों इक्वेशन को यहाँ से कंपेयर करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से यदि आप समीकरण 1 में 2 से भाग दें तो देखिए आपको क्या मिलेगा। ध्यान दीजिए, F वायु है यानी निर्वात को ही हम वायु मान ले रहे हैं, वायु को हम क्या मान ले रहे हैं, निर्वात मान ले रहे हैं। तो F वायु अपान F या मीडियम में फोर्स। तो क्या मिलेगा, F वायु में जो हमारा बल है, निर्वात में जो बल है वह कितना है, तो आप नोट कर लीजिए यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होल अपान मीडियम में जो हमारा माध्यम में जो बल है, दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वह कितना है, तो आप लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन0 K हो गया Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये मिल गया आपको। आगे देखिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं F वायु अपान F माध्यम।
यानी एफएम। तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। या डिवाइड में है तो इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यह रिवर्स हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो आपको मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू आर स्क्वायर अपान Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारा यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं एफ एयर यानी कि एफ वायु अपान एफ एम माध्यम में जो बल हमारा है। क्या मिल गया हमें, तो सब कुछ कैंसिल हो गया, क्या बच गया, केवल यहाँ पर हमें के मिल गया परावैद्युतांक। यह के हमारा यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है, इसका नाम आपको बताया गया, यही क्या होता है परावैद्युतांक है, यही हमारा परावैद्युतांक बताया गया आपको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें क्या करना है, बल की तुलना करनी है। तो निर्वात में जो हमारा बल लग रहा है एफ वाई यानी निर्वात में, वाई को ही यहाँ पर निर्वात मान लिया जा रहा है और एफ मीडियम। तो निर्वात में जो आपका बल लग रहा है आप देख रहे हैं अनुपात एफ वायु अपान यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको उधर भेज दें तो एफ एम हो जाएगा। तो मीडियम में माध्यम में जो बल लग रहा है इसको इधर ट्रांसफर करिए, इसको इधर कर दिए तो आप देख रहे हैं यहाँ पर निर्वात में जो बल लग रहा है वह माध्यम में लगने वाले बल से क्या होगा, ज़्यादा होगा हर हालत में, क्योंकि इससे डिवाइड जब करेंगे तब यह इसके इक्वल होगा। या आप ऐसे लिख सकते हैं एफ वायु इज इक्वल टू के इंटू एफ एम, ये पॉइंट। तो आप देख रहे हैं मीडियम में जो फोर्स लग रहा है के का गुणा करने के बाद यह इसकी इक्वल होगा, यानी जो परावैद्युत माध्यम आपका होगा उसकी वैल्यू आपको यह भी बताया गया, इस जो वैल्यू इसकी होती है के की, यह निर्वात के लिए बताया गया है कि 1 होती है। निर्वात के लिए क्या बताया गया 1 होती है, और कोई माध्यम है तो उसके लिए 1 से ग्रेटर होती है, 1 से अधिक होती है। और जो मेटल हमारे होते हैं धातुओं के लिए बताया गया है कि के की वैल्यू जो होती है वह इनफाइनाइट होती है। ऑल मेटल सभी धातुओं के लिए आपको बताया गया है के की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। और निर्वात के लिए आपको बताया गया के की वैल्यू जो है वह 1 है। और कोई भी माध्यम आ गया, अन्य सभी माध्यमों के लिए के का मान जो 1 से अधिक होता है, इसका मान 1 से अधिक ही होगा, तो 1 से अधिक 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो जो हम यहाँ पर पदार्थ रखेंगे, परावैद्युत पदार्थ जो रखेंगे उसकी जो भी हमारा परावैद्युतांक उसका हो, तो उसके अनुसार यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब यह इसकी इक्वल होगी। यानी हमारा जो निर्वात में आवेश रखा गया है उस पर जो बल लगेगा जो माध्यम में आवेश रखा गया है उससे अधिक लगेगा। माध्यम में जब हमारा आवेश रखा जाएगा तो उनके आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वह कम होगा। निर्वात में जो आवेश हमारा रखा गया है उस पर लगने वाला बल अधिक होगा। और एक बात यहाँ से और आप ध्यान देंगे कि कोई के हमारा परावैद्युतांक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है और ना इसकी कोई बीमा होती है और ना इसकी कोई के की कोई बीमा भी नहीं होती है। तो आपने यहाँ से कंपेयर कर लिया, वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल की तुलना आपने कर लिया। निर्वात में जब आवेश रखे गए तो आपको बल इतना मिलता है, एफ वाई इक्वल इतना। और जब दोनों आवेश माध्यम में हों तो उसके लिए आपको बताया गया है कि एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यह हो गया इक्वेशन सेकेंड। फिर हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यानी समीकरण 1 और 2 से हमने देखा, इसको डिवाइड कर दिया तो एफ वायु अपान एफ एम, यह वैल्यू जो कहते हैं लिख दिया गया। इसको कैलकुलेट किए, सिंप्लीफाई किए तो आपको मिल गया कि एफ वायु अपान एफ एम इज इक्वल टू के जो कि हमारा परावैद्युतांक है। तो आपने यहाँ से देखा कि जो निर्वात में जब आवेश रखे जाएंगे, जब दोनों आवेश कहाँ रखे जाएंगे निर्वात में, तो इनके मध्य लगने वाला बल जो होगा वह माध्यम में जब दोनों आवेश रखे जाएंगे उससे अधिक होगा। यानी निर्वात में लगने वाला बल अधिक होगा और माध्यम में लगने वाला बल कम होगा। तो आप यहाँ से सीधा सीधा यह भी कर सकते हैं, जो हमारा परावैद्युतांक होता है, जो परावैद्युतांक होता है यह क्या करता है, वैद्युत बल के मान को कम करता है। ये पॉइंट आप नोट कर लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट।
हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे नोट कर लिए होंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल की तुलना। तो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बलों की तुलना हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानते हैं वैद्युत बल जो हमारा है और गुरुत्वाकर्षण बल, इनकी तुलना करते हैं। इनमें क्या समानताएं हैं, क्या विषमताएं हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो पहले इनका मैथमेटिकल पोर्शन देखते हैं। यहाँ पर जो है वैद्युत बल की एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करेंगे। इन बलों के बीच क्या समानता है और क्या विषमता है, यानी विषमताएं क्या है, समानताएं क्या हैं, इन सब पर जो है बात होगी। तो देखिए हेडिंग लगाएंगे, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बलों की तुलना। तो वैद्युत बल के बारे में आपको बताया गया है क्या होता है। वैद्युत बल को मान लीजिए मैं यहाँ पर F सफिक्स में E लेते रहा हूँ, E यानी इलेक्ट्रिक फोर्स। तो F E इज इक्वल टू आपको बताया गया है कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R², यह जानकारी दी गई है। इसे बना लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। यह जो हमारा है वैद्युत बल है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, 11वीं क्लास में इसकी जानकारी आपको दी गई है। दोनों का पहले फार्मूला नोट कर लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, इसे यहाँ पर F सफिक्स में G लिख दे रहे हैं, Fg। वैद्युत बल में आपको बताया गया है कि Fe इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R² होता है, यह वैल्यू। और Fg इज इक्वल टू होता है कैपिटल G m1 m2 अपान R², यह हो गया समीकरण नंबर 2। जो इसमें समानता में निकल कर आता है, जो समानता इसमें हमें मिलता है, वो आप देखेंगे कि Fe जो हमारा है, जो वैद्युत बल है, वह भी बीच की दूरी जो हमारी होती है या आवेशों के बीच की दूरी है, इसके वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टे अनुपात में होता है। और यहाँ आप देख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल, यह भी बीच की दूरी के वर्ग की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए यहाँ पर दो बातें आती हैं, एक होता है अनुक्रमानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब सीधा सीधा अनुपात, समानुपात। यदि एक तरफ के मान में हम वृद्धि कर रहे हैं या कमी कर रहे हैं तो वही बात दूसरी तरफ भी होगी। यदि वैद्युत बल का मान बढ़ाएंगे तो इनके आवेश का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो हमारा अनुक्रमानुपाती होता है यानी समानुपाती होता है, तो समानुपाती का सीधा सीधा उद्देश्य होता है कि यदि एक तरफ के मान में हम वृद्धि कर रहे हैं या कमी कर रहे हैं, यदि कमी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी हमारा कमी होगा, यदि वृद्धि कर रहे हैं दूसरी तरफ भी वृद्धि होगी। और व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है यानी उल्टा अनुपात, यदि आप एक तरफ वृद्धि करेंगे दूसरी तरफ कमी होगी। यह अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती का तात्पर्य है, इसको ध्यान में आप रखेंगे। व्युत्क्रमानुपाती सीधा सीधा आपको स्पष्ट हो रहा है, उल्टा अनुपात यानी यदि एक तरफ हम वृद्धि कर रहे हैं दूसरी तरफ क्या होगा, कमी होगा। तो यह आप देख लिए यहाँ पर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों का फार्मूला आपने नोट कर लिया। अब यहाँ से हम जो है समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे, तब देखिए हमें क्या मिलेगा। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, समीकरण में 2 से आप भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको। कहा गया कि समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, यह समीकरण 1 हमारा है। यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, F लिखा गया यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, Fe अपान Fg यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ देखिए F की वैल्यू आप नोट कर लीजिए, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R² होल अपान कैपिटल G m1 m2 अपान R², ये वैल्यू मिल गई आपको। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, यहाँ से Fe अपान Fg, Fe अपान Fg इज इक्वल टू, ऊपर के पॉइंट जो कहते हैं लिख देते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²
यह डिवाइड फॉर्म में, इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए तो एक पूरी पॉइंट जो है रिवर्स हो जाएगी। तो आर स्क्वायर हमारा ऊपर चला जाएगा, अपान में क्या मिलेगा हमें, अपान में मिल जाएगा जी em1 em2। देख रहे हैं आप। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर जो हम कहते हो, यह पॉइंट रिवर्स हो गया। तो आपको मिल गया आर स्क्वायर जी em1 em2, ये मिल गया। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए आगे क्या मिल जाएगा आपको। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एफ ई अपान एफ जी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में क्या मिल गया, अपान में आपको मिल गया जी em1 em2, ये वैल्यू मिल गई। 1/4πε0 Q1 Q2 होल अपान जी em1 em2, यह मिल गया। अब देखिए यहाँ से आपको वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करनी है। तो मान लीजिए आपको एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन दे दिया जाए। एक इलेक्ट्रॉन हो हमारा, एक आवेश क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के लिए पूछा जाए तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में भी आपको मालूम है और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में भी आपको मालूम है, और प्रोटॉन जो हमारा है, प्रोटॉन का भी आवेश कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, इसके बारे में आपको मालूम है। तो आप नोट कर लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलम, और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह भी यही होता है, केवल पॉजिटिव सिंबल के साथ +1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलम। ये हो गया। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए और मास ऑफ प्रोटॉन लिख दीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ से मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिलेगा 9.1, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम। और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम, यह वैल्यू होती है। तो अब इसे रख कर यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ ई अपान एफ जी ये आपका दिया गया है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/4πε0 की वैल्यू होती है 1/4πε0 की वैल्यू बताई गई है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यह वैल्यू आपको बताई गई है। तो यह इतनी वैल्यू आप रख देंगे। और देखिए आपको ध्यान देना है कि जो प्लस माइनस लिखा गया, यहाँ पर प्लस माइनस आवेश लिखा गया है, आपको कैलकुलेशन करते समय यह साइन नहीं लेना। साइन केवल यह बताता है कि बल जो हमारा है उसकी दिशा क्या होगी, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि दिशा क्या होगी। प्रतिकर्षण बल लग रहा है, उनके मध्य आकर्षण बल लग रहा है, वो दिशा को बताएगा उसके अनुसार। तो यह हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन है, केवल हम मैग्नीट्यूड जो लेंगे, वैल्यू जो हमारी है यह न्यूमेरिकल वैल्यू ही ली जाती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो एफ ई अपान एफ जी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4πε0 है, पहले लिख लेते हैं 1/4πε0 के, या स्मॉल के भी हम इसे लिखते हैं। तो लिख दीजिए पूरा ही 1/4πε0 Q1 Q2, यानी E मल्टीप्लाई ई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश को हम ई से ही शो करते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, होल अपान जी, जी की वैल्यू भी आप नोट कर लीजिए, कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, तो 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है। क्या बोला गया, कहा गया 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यह वैल्यू। यह सब वैल्यू आप ध्यान रखेंगे, यह सब न्यूमेरिकल वैल्यू आपको ध्यान रहना चाहिए। आगे जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो उस दौरान इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो भी उसमें कांस्टेंट आपको यूज होंगे चैप्टर में, आप हर एक पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पर कैपिटल जी m1 हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन पर बात की जा रही है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये हो गया। जब इसको वैल्यू पूरा रखकर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, एफ ई अपान एफ जी इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 और ई स्क्वायर यानी ई मल्टीप्लाई ई दो बार है, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 आपको बताया गया है कि आप साइन नहीं लेंगे, इसका प्लस माइनस नहीं लेंगे,
केवल न्यूमेरिकल वैल्यू यानी पॉजिटिव में ही रहेगा केवल। तो कहने का मतलब है आवेश की यहाँ बात नहीं की जाएगी, वह केवल दिशा आपको बताएगा। तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 अब पुनः 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर कितना -19 होल अपान कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, तो आप देख रहे हैं 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻−11 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ नोट कराया गया है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻−31 और इसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको नोट कराया गया। यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान आप देख रहे हैं 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻−27। इसको जब पूरा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो Fe अपान Fg इज इक्वल टू आपको, इसको आप स्वयं सरल कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻39। यानी आप देख रहे हैं कि Fe जो हमारा है वह एक आवेश जो हमारे हों, एक इलेक्ट्रॉन हो एक प्रोटॉन हो, उनके मध्य जो लग रहा है वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल हमारा जो लग रहा है वह 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻39 गुना ज़्यादा है किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से, यानी F सफिक्स में G। यह पॉइंट आपको मिल गया जब एक इलेक्ट्रॉन हो और एक प्रोटॉन हो। और मैं यहीं पर नोट कर दे रहा हूँ आपको, आप करके चेक कर लेंगे, जब दोनों इलेक्ट्रॉन हो, जब दोनों क्या हो, जब दोनों आवेश हमारे जो है इलेक्ट्रॉन हो, जब दोनों इलेक्ट्रॉन हो तब जो हमारा F की वैल्यू आती है वह क्या होती है, और जब दोनों प्रोटॉन हो तब क्या आती है वैल्यू, जब दोनों क्या हो, दोनों हमारे प्रोटॉन हो। तो ध्यान देंगे आप, F की जो वैल्यू मिलती है जब दोनों क्या हो, दोनों इलेक्ट्रॉन हो, तो Fe की वैल्यू अब फाइनली जो है यह वैल्यू जो होती है Z20 की पावर जो है, जो कोड के रूप में है, इसी को ही ध्यान रखेंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन करने का आवश्यकता यहाँ पर है नहीं। 10⁻43 Fg यह मिल जाता है। और इसके लिए जब दोनों प्रोटॉन हो तो Fe इज इक्वल टू मिलता है यहाँ पर 10⁻36 Fg। यहाँ पर आपने देखा जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन था तो 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻39 Fg मिला, यानी इतना गुना जो है यह अधिक है वैद्युत बल। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन हैं तो आपका 10⁻43 Fg मिला। और जब दोनों प्रोटॉन होंगे, जब दोनों इलेक्ट्रॉन इतना है, जब दोनों प्रोटॉन है तो वैद्युत बल जो हमारा है वह गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना ज़्यादा होता है। तो यह कैलकुलेशन आप यहाँ फार्मूले में रख कर आप स्वयं कर लेंगे, रिजल्ट आपको यही मिलेगा 10⁻43 और 10⁻36। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर हमने आपको बता दिया वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बलों की तुलना, यानी वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। यहाँ पर हम लोगों ने वैद्युत बल देख लिया, इसका फार्मूला नोट कर लिया, गुरुत्वाकर्षण बल का दोनों समीकरण को हमने आपस में डिवाइड कर दिया। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको रिजल्ट मिल गया। और इसके बाद आपको यह कुछ कांस्टेंट की वैल्यू को नोट करा दिया गया, जिसके माध्यम से आपने देख लिया कि जो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, इस पर जो हमारा बल लग रहा है वैद्युत बल, वह कितने गुना अधिक है गुरुत्वाकर्षण बल से। और आप इसे स्वयं कर लेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, चार्ज उस पर कितना आवेश है, कितना द्रव्यमान है, सब यहाँ पर है। आप इसको रख कर इस फार्मूले में कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको यह मिल जाएगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, जब दोनों प्रोटॉन होंगे तो यह मिल जाएगा। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ, तो आप इसे नोट कर लिए होंगे। आगे देखते हैं हम जो है यहाँ पर हम लोग 2 कॉलम बना लेते हैं और एक कॉलम में हम लिख लेते हैं वैद्युत बल, दूसरे में नोट कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए, यह जो हमारा वैद्युत बल होता है, यह आपको बताया गया है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगता है, यानी यह आवेशों के मध्य लगता है। कहाँ लगता है? यह आवेशों के मध्य लगता है। वैद्युत बल जो हमारा है यह आवेशों के मध्य लगता है।
और जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है तो यह भी आपको मालूम है, यह द्रव्यमानों के बीच लगता है। यह किसके बीच लगता है? द्रव्यमानों के बीच लगता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें जो वैद्युत बल हमारा होता है, इसमें अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, क्योंकि आवेश हमारा दो प्रकार का होता है, तो आपको बताया गया कि इसमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों गुण पाया जाता है। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है वैद्युत बल में आकर्षण का भी गुण पाया जाता है एवं प्रतिकर्षण का भी गुण पाया जाता है। वैद्युत बल में आकर्षण का गुण पाया जाता है, यानी आकर्षण बल भी लगता है और प्रतिकर्षण बल भी लगता है। यदि समान प्रकार के आवेश होते हैं तो वहाँ पर जो हमारा प्रतिकर्षण बल काम करता है, और विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो आकर्षण बल काम करता है। और द्रव्यमान जो हमारा है, इनमें जो है केवल ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण का गुण पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल में केवल और केवल आकर्षण का गुण पाया जाता है। आकर्षण बल यानी कि लगता है इनके बीच, इसमें केवल आकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण गुण पाया जाता है। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है द्रव्यमान जो हमारा होता है यह एक प्रकार का होता है, तो द्रव्यमानों के बीच यह बल लगता है, और यह बल जो हमारा यह आवेशों के मध्य लगता है, और यह द्रव्यमानों के मध्य लगता है। वैद्युत बल में कहा गया इसमें आकर्षण का भी गुण पाया जाता है, नहीं आकर्षण बल भी लगता है और प्रतिकर्षण बल भी। इसमें केवल और केवल आकर्षण लगता है। तीसरी पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ पर आपने 2 पॉइंट क्लियर कर लिया। तीसरी पॉइंट जो हमारी है, इसमें जो वैद्युत बल जो हमारा है यह बहुत शक्तिशाली बल होता है, यह बहुत प्रबल बल होता है। यह क्या होता है? वैद्युत बल जो हमारा है यह प्रबल बल होता है, और इसके पीछे यह जो हमारा है यह दुर्बल बल होता है। कैसे? आपको एग्जाम्पल अभी आपको न्यूमेरिकल यहाँ पर मैथमेटिकल वे में बताया गया। तो मैथमेटिकली आपने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनके बीच जो वैद्युत बल लग रहा है, जब दोनों आवेश दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए देखा गया तो 10⁻43 EFG जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह इतने गुना क्या है? ये वैद्युत बल जो हमारा है यह 10⁻43 गुना गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक है। और जब दोनों प्रोटॉन थे तब हमारा 10⁻36, और जब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन था तो 10 कितना बताया गया था? 39 बताया गया था। तो आप देख रहे हैं कि इतना गुना जो है वैद्युत बल क्या है? अधिक है, यानी बहुत ज़्यादा वैद्युत बल प्रबल है। यह अत्यंत प्रबल होता है, और यह जो हमारा है यह दुर्बल बल होता है। यह बहुत शक्तिशाली बल होता है वैद्युत बल, और गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसके पे यह जो है दुर्बल बल होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वैद्युत बल जो हमारा होता है यह माध्यम पर निर्भर करता है। आवेशों के बीच जो माध्यम होता है उस पर क्या करता है? निर्भर करता है। जो हमारे आवेश रखे गए हैं वो किस प्रकार के माध्यम रखे गए, निर्वात में रखे गए हैं या किसी माध्यम में रखे गए हैं, तो यह माध्यम पर निर्भर करता है। यह माध्यम पर क्या करता है? निर्भर करता है। माध्यम बदल जाने पर दूरी हमारी जो है, जैसे हमारा यह एक आवेशीय है, एक आवेशीय है Q1 है और एक Q2 है, तो इनके बीच निर्वात है तो बल जो काम करेगा बीच की दूरी R है। निर्वात के दौरान बल जो लग रहा है और कोई माध्यम इनके बीच रख दिया जाए या माध्यम में रख दिया जाए आवेश, तब उनके बीच जो बल लगेगा दूरी वही इतनी है, लेकिन बल का मान जो है वह परिवर्तित हो जाएगा, यानी माध्यम पर निर्भर करता है। यह जो है वैद्युत बल जो हमारा है, ये जो 2 आवेश रखे गए हैं वह किस माध्यम में रखे गए उस पर निर्भर करता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो हमारा होता है यह जो है यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता। आप कहीं भी रख दें, ब्रह्मांड में आपको बताया गया है कि किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो वह क्या होता है? द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती बताया गया, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बताया गया। तो यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान देंगे, इसको आप कहीं भी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, और यह जो हमारा है यह माध्यम पर निर्भर करता है। 5वीं पॉइंट हम देख लेते हैं। यह जो हमारा है यह 10⁻−15 मीटर, 10⁻−15 मीटर से यदि दूरी से कम है, इनके बीच जो दूरी है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह द्रव्यमान M1 M2, ये हमारे 2 पिंड हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः M1 M2, इनके बीच की डिस्टेंस R है, इनके बीच लगता है। तो ये जो हमारा वैद्युत बल है यह आवेशों के मध्य लगता है। तो यहाँ कहा गया कि यदि 10⁻15 मीटर से इससे यह R की वैल्यू जो है
वह 10⁻⁻15 मीटर। इससे क्या है, यदि इसके ऊपर है यानी इससे अधिक है तो बल काम करेगा, और यदि इससे छोटी है, इससे कम है, यह बल कार्य नहीं करता। 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर बल कार्य नहीं करता है। और यहाँ देख लेते हैं, यहाँ जो 5वीं पॉइंट हमारी है, यहाँ पर कहा गया 10⁻15 मीटर से कम दूरी पर यह बल काम नहीं करता। यह छोटी दूरी हो या बड़ी दूरी हो, छोटी दूरी हो या बड़ी दूरी हो, सबके लिए काम करता है। छोटी दूरी या बड़ी दूरी, सभी जगह लागू होता है। ध्यान देंगे आपके पास एग्जाम्पल भी है। सूर्य जो हमारा है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच यह बल काम करता है, सूर्य एवं मंगल ग्रह के बीच भी काम करता है। तो छोटी छोटी दूरी एवं बड़ी से बड़ी दूरी, बड़ी दूरियों के बीच काम करता है, छोटी दूरियों पर, यानी यह सभी जगह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। कहीं भी आप रख दें, बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यह छोटी दूरी हो या बड़ी दूरी हो, सभी जगह यह जो है सभी दूरियों के लिए कार्य करता है, सभी दूरियों के लिए अप्लाई होता है। तो यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। आपको क्या बताया गया, वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों में आपने तुलना कर लिया। और आप ध्यान रखें जो इसमें समानता है, समानता क्या है, तो आप देखते हैं कि दूरी, जो बीच की दूरी है दोनों के, इसके वर्ग के वैद्युत बल भी क्या होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल भी हमारा जो है वह बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह इसमें समानता है। और आपने कंपेरिजन कर लिया, इसमें समानता, भिन्नता, सब चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। तो ये पॉइंट पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ, तो आप इसे नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम करते हैं इरेज। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो हमारा आवेश है वो प्लस माइनस आवेश जो हमारा है, यानी जो उसका आवेश का जो चिन्ह है उसको आपको कैलकुलेशन के दौरान नहीं लेना है, यह केवल वह जो है दिशा को बताएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि वैद्युत बल की दिशा क्या होगी। वैद्युत बल की दिशा पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वैद्युत बल की दिशा, तो आप समझ सकते हैं जो वैद्युत बल की दिशा है इसके लिए दो स्थिति होगी। क्यों दो स्थिति होगी, क्योंकि आवेश जो हमारा है वह दो प्रकार का होता है। पहली स्थिति यानी केस फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट क्या होगी, जब दोनों आवेश जो हमारे हों क्या हो, समान प्रकार के हों। जब दोनों आवेश समान प्रकार के हों। यह एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है। क्लियर बात। बीच की डिस्टेंस आपको बताया कि स्मॉलर आप सपोज कर रहे हैं। जब दोनों आवेश हमारा समान प्रकार का हो तब इन आवेशों पर एक दूसरे के कारण कैसा बल लगेगा इसको देखते हैं। तो आपको बताया गया जब आवेश कैसा होता है, समान प्रकार का होता है, तो इनके मध्य जो बल लगता है वह प्रतिकर्षण बल लगता है। तो यह Q1 आवेश जो इस पर बल लगाएगा वह इस प्रकार, और जो Q2 आवेश है वह इस पर बल लगाएगा इस प्रकार। यह F12 से शो कर दिया जाएगा, प्रतिकर्षण बल है, विपरीत यानी प्रतिकर्षित करेंगे तो F12 यहाँ दिया गया है और यहाँ पर F21 लिख दिया जाएगा। और ध्यान देंगे आप, यह बल जो हमारा है यह सदैव इसी लाइन पर ही, इसी रेखा पर इसकी इसी प्रकार कार्य करेगा, ना कि यह बल जो है ऊपर तरफ लग जाए, इस तरफ लग जाए, अन्य किसी तरफ यह बल लगेगा नहीं। आपको ध्यान देना है कि इसी लाइन पर ही यह बल काम करेगा, इस लाइन पर। तो यह जो हमारा ये जो रेखा इनके बीच जो दूरी है इसी पर कार्य करेगा।
तो आप देख रहे हैं जो यहाँ पर बल लग रहा है, जब यह कैसा है, समान प्रकार का आवेश है, तो Q1 के कारण जो बल लग रहा है इस पर Q2 पर F21, या Q2 जो बल लग रहा है इस पर F12। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं कि जो F12 हमारा है, F12, इसको हम क्या समझेंगे, किस प्रकार समझेंगे, F12 का क्या आशय है। तो आप लिख सकते हैं पहले आवेश पर बल दूसरे आवेश के कारण। F12 यानी पहले आवेश पर बल है, पहले आवेश पर बल दूसरे आवेश के कारण, दूसरे आवेश के कारण। और F2n का आप समझ सकते हैं आसानी से, F12 का जब ऐसा है पहले आवेश पर बल दूसरे आवेश के कारण, तो सीधा सीधा आप कर सकते हैं F21 इक्वल टू दूसरे आवेश पर बल, दूसरे आवेश पर बल किसके कारण, पहले आवेश के कारण। पहले आवेश के कारण, क्लियर है बात। अब देखिए जो ये हमारा बल लगता है, जैसे दो आवेश हमारे पास हैं, तो एक आवेश दूसरे आवेश जो बल लगा रहा है, दूसरा आवेश पहले वाले जो बल लगा रहा है, मान लीजिए इस पर 10 न्यूटन क्या लगा रहा है, इस पर भी है क्या 10 न्यूटन का ही लगाएगा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वह बराबर होता है। तो यह आप यहाँ लिख लेंगे जो F12 है वह किसकी इक्वल होगा, F21 की। यानी कहने का मतलब है दोनों पर जो आवेश पर बल लग रहा है, दोनों आवेशों पर, वह बल जो है वह बराबर बल लगता है। और एक बात आपको यह भी बताई गई कि यह इसी लाइन पर इसी थ्रू कार्य करेगा। विपरीत प्रकार के हैं तो तब भी आपका जो है आकर्षण बल लगेगा, लेकिन इस लाइन पर ही कार्य करेगा। जैसे आप पहली स्थिति जान गए, दोनों आवेश समान प्रकार के हैं, और जब दोनों आवेश क्या हो, केस सेकंड देख लीजिए, जब दोनों आवेश विपरीत प्रकार के हों, एक प्लस और एक माइनस हो, जब दोनों आवेश क्या हो, जब दोनों आवेश विपरीत प्रकार के हों, विपरीत प्रकार के हो, तब देखिए क्या मिल जाएगा आपको। तो ये हमारा एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, इनके मध्य जो बल लगेगा, यह पॉइंट आपकी हो गई, Q1 हो गया, एक Q2 हो गया। तो Q1 पर जो बल लगेगा वो दूसरे आवेश का लगेगा, यह इस तरफ क्या होगा, यह आवेश जो है इसको आकर्षित करेगा। तो यह F12, और ये जो हमारा है, आप जानते हैं F12 क्या मतलब है, पहले आवेश पर बल दूसरे आवेश कारण। तो पहले आवेश पर बल जो हमारा लग रहा है वह दूसरे आवेश कारण, यह दूसरा आवेश मान लीजिए माइनस है और ये प्लस है, तो इसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और यह माइनस आपको पता है, यह प्लस है, तो इस पर जो बल लगेगा, जो दूसरे आवेश पर बल लगेगा किसी कारण, पहले आवेश कारण, तो पहला आवेश किससे आकर्षित करेगा, दूसरे आवेश को आकर्षित करेगा। दूसरा आवेश हमारा पहले आवेश को आकर्षित कर रहा है, तो F12, और पहला आवेश जो हमारा है वह दूसरे आवेश को आकर्षित कर रहा है, तो F21। F21 क्या मतलब है, दूसरे आवेश पर बल, किस पर, दूसरे आवेश पर बल पहले आवेश के कारण, पहले आवेश कारण। तो यहाँ विपरीत प्रकार के आवेश हैं, तो एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। पहला आवेश दूसरे आवेश को आकर्षित करेगा अपनी ओर, और दूसरा आवेश जो हमारा है वह पहले आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यह पॉइंट हो गई। और दोनों में आप ध्यान देंगे इसी लाइन पर ही यह बल काम करेगा। और यह जो हमारा बल है F12, यह इक्वल होगा किसके, F21 के। तो रिजल्ट जो हमें यहाँ पर मिल रहा है, ये जो वैद्युत बल की दिशा है, यानी जो आवेश हमारा समान प्रकार का है कि विपरीत प्रकार का है, यदि विपरीत प्रकार का है तो उसकी दिशा बदल जा रही है, समान प्रकार का उसकी दिशा भिन्न भिन्न हो जा रही है। इस दशा में समान प्रकार के एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, विपरीत प्रकार के हैं तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, ये आपको बताया गया है। तो जो आवेश हमारा है प्लस माइनस, यह कैलकुलेशन दौरान कैलकुलेशन में नोट नहीं किया जाएगा, जो चार्ज की वैल्यू होगी केवल यह दिशा को बताएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये इसको ध्यान रखने के लिए मैंने इसको बता दिया आपको कि आप कैलकुलेशन में जो हमारा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, जैसे -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो माइनस चिन्ह जो है उसको लेंगे नहीं, केवल 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम ही रखेंगे, उसको रखकर आप सिंप्लीफाई करेंगे। और जो कूलम का नियम है, इसकी लिमिट क्या है, इसकी सीमा क्या है, कब यह लागू होगा, लिमिट यानी सीमा। तो इसके लिए भी आप ध्यान रखेंगे, यह जो हमारा है यह बिंदु आवेश के लिए ही लागू होता है। आपको बताया गया है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच,
इसका डिफिनीशन आपको बताया गया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल क्या होता है, समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके लिए जो कंडीशन है, जो लिमिट है, वह क्या होनी चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए। यह बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। और दूसरी सीमा यहाँ पर है, और जो बिंदु आवेशों कैसे होनी चाहिए, स्थिर आवेशों के लिए। किसके लिए, स्थिर आवेशों के लिए जो है लागू होता है। तीसरी केस जो यहाँ पर, तीसरी सी लिमिट जो यहाँ पर रहेगी, वो ध्यान रखेंगे आप, जो आर की वैल्यू है, जो ये दो आवेश हमारे हैं, एक Q1 दूसरा Q2, इनकी बीच जो दूरी है या आर, यह क्या होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए 10⁻15 से। यदि आर की वैल्यू लेस है 10⁻15 से, यदि छोटी है तो यह लागू नहीं होगा। आर इज लेस देन 10⁻15 मीटर, तो यह क्या होगा, लागू नहीं होता है। उम्मीद है पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पर बताया गया है वैद्युत बल की दिशा, यानी जो आवेश हमारा है उसके अकॉर्डिंग समान प्रकार का है कि विपरीत प्रकार का है, आप डायरेक्शन को बता सकते हैं, इसकी दिशा को डिटरमाइन कर सकते हैं, वैद्युत बल की क्या दिशा है, बल जो हमारा काम कर रहा है किस दिशा में काम करेगा। और जो इस हम लोगों ने यहाँ पर कूलाम के नियम पर ही सब चर्चा चल रही है। कूलाम के नियम हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं, तो यहाँ पर उसके आगे ही पॉइंट आपका स्टेप चल रहा है। तो इसमें आप लिमिट जान गए कि जो आवेश होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, पॉइंट के चार्ज का। ये जो आवेश हो या पॉइंट चार्ज, मान लीजिए बड़ा दूरी जो है, बड़ी साइज में आवेश है तो दूरी बहुत ज़्यादा होगी, तो वह उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या दिखाई देगा, वह जो है एक पॉइंट चार्ज ही दिखाई देगा। तो यह जो हमारा हो, यह बिंदु आवेश हो और स्थिर होएगा स्थान पे, यह इधर उधर मूव नहीं करना चाहिए। और आर की वैल्यू जो हो वह 10⁻15 मीटर के लिए लागू नहीं होता है। यदि इससे छोटी है, आर इज लेस देन 10⁻15, तो यह लागू नहीं होता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए।